नमस्कार, सवाल इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अंकित त्यागी। इस वक्त आप एनडीटीवी इंडिया के साथ हैं। इस वक्त की बड़ी खबर जो नक्सलियों के ऊपर एक बड़ा ऑपरेशन छत्तीसगढ़ में चल रहा है उससे जुड़ी हुई आ रही है। नक्सलियों के ऊपर सुरक्षा बलों ने एक करारा हमला किया है। छत्तीसगढ़ के 2 जगह जो जिन्हें नक्सल प्रभावित इलाके माना जाता है वहां पर नक्सलियों के साथ एनकाउंटर चल रहा है। बीजापुर और कांकेर में हुए इस एनकाउंटर में करीब 22 नक्सली मारे गए हैं और इसमें 18 बीजापुर में और 4 कांकेर में मारे। एक जवान भी मारा गया है। नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन को लेकर हमारे सहयोगी नीलेश त्रिपाठी ने छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा से बातचीत की। आपको सुनवाते हैं। फिर से एक बड़ी सफलता लगातार जो मिल रही है, इसको किस तरह से देख रहे हैं? बीजापुर में गंगालूर क्षेत्र में जो बहुत अधिक नक्सली प्रभावी माना जाता था, वहाँ पर बड़े ऑपरेशंस हुए हैं और अब बीजापुर से पामेड़ तक बस भी शुरू हुआ है और गंगालूर में और वहाँ आसपास के क्षेत्र में 18 नक्सली आज मारे गए हैं। उनका शव बरामद हुआ है। आज सुबह 7 बजे से ही ऑपरेशन जारी थे और इसमें मैं बड़ी दृढ़ता के साथ इस बात को कहता हूँ कि बस्तर के लोग ही अब ये चाहने लगे हैं कि नक्सलिज्म समाप्त होना चाहिए। जनता का संकल्प अवश्य सिद्ध होता है। माननीय केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी लौह पुरुष जैसे हैं, उनका संकल्प है अवश्य सिद्ध होगा। बिल्कुल, गृह मंत्री का एक बधाई भी आ गया छत्तीसगढ़ सरकार को भी और सुरक्षा बलों को भी अभी ट्वीट किया उन्होंने। अभी कांकेर में भी एक कांकेर सीमा पर भी, नारायणपुर सीमा पर भी एक मुठभेड़ चल रही है, वहाँ भी सफलता की बात कही जा रही है। क्या पूरा बस्तर एक साथ अब ऑपरेशन कर? कांकेर और नारायणपुर सीमा पर भी 4 नक्सलियों के शव बरामद हुए हैं और इस तरीके से आज के दिनांक पर आप कहेंगे तो 22 नक्सली मारे गए हैं। परंतु सरकार बिल्कुल स्पष्टता के साथ बहुत अच्छे घर वापसी की योजना के साथ नक्सलियों से अपील करती है कि आप मुख्यधारा में आए, अपना जीवन संवारें और प्रदेश क्षेत्र में शांति आने दें, प्रगति आने दें। हमारे सहयोगी विकास तिवारी ने बस्तर के आईजीपी सुंदर राज से बातचीत की इस पूरे ऑपरेशन के बारे में। आज एक बार फिर से बड़ी सफलता मिली है जवानों को। कहाँ पे और कैसे मिली है सफलता? आज दिनांक 20 मार्च को बस्तर संभाग के अंतर्गत 2 अलग अलग जगह में मुठभेड़ जारी है। जिला बीजापुर, सुकमा एवं दंतेवाड़ा का सरहदी इलाके में जो हो रही मुठभेड़ में बीजापुर डीआरजी, सुकमा डीआरजी, कोबरा, सीआरपीएफ का बल शामिल है। इस मुठभेड़ में अब तक कुल 18 माओवादियों के डेड बॉडी बरामद किए गए थे। इस मुठभेड़ के दौरान हमारे डीआरजी बीजापुर के जवान बहादुरी से लड़ते हुए वीरगति प्राप्त कर लिया। इसके बावजूद सुरक्षा बल द्वारा और बेहतर रणनीति के साथ इलाकों को घेराबंदी कर अभी अभियान को जारी रखा। अभी अभियान का परिणाम और बेहतर होने की संभावना है। अब तक काफ़ी बड़ी संख्या में ऑटोमेटिक, सेमी ऑटोमेटिक वेपन भी बरामद किए गए थे। इस इलाके में आमतौर पर पीएलजी कंपनी नंबर 2 और पश्चिम बस्तर डिविजनल माओवादी कैडर की उपस्थिति रहते हैं। दूसरी ओर जिला कांकेर और नारायणपुर के सरहदी इलाका में कांकेर डीआरजी एवं बीएसएफ का पार्टी अभियान के लिए रवाना किए गए थे। आज सुबह से लगातार अनेक बार माओवादी एवं सुरक्षा बल के बीच में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के पश्चात अब तक इलाका का सर्चिंग में 4 माओवादी का डेड बॉडी बरामद हुई। उसमें भी काफ़ी बड़ी संख्या में ऑटोमेटिक, सेमी ऑटोमेटिक वेपन भी बरामद किए गए थे। दोनों मुठभेड़ को मिलाकर अब तक कुल 22 माओवादी का डेड बॉडी रिकवर किए गए थे और सर्चिंग और अभियान जारी है। उसके पश्चात हमको और डिटेल से जानकारी प्राप्त हो सकता है। वहीं छत्तीसगढ़ नक्सली एनकाउंटर पर गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर लिखा है कि नक्सल मुक्त भारत अभियान की दिशा में आज हमारे जवानों ने एक और बड़ी सफलता हासिल की है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर और कांकेर में हमारे सुरक्षा बलों ने 2 अलग अलग ऑपरेशंस में 22 नक्सलियों को मार गिराया। मोदी सरकार नक्सलियों के विरुद्ध रूथलेस अप्रोच से आगे बढ़ रही है और समर्पण से लेकर समावेश की तमाम सुविधाओं के बावजूद जो नक्सली आत्मसमर्पण नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है। अगले साल 31 मार्च से पहले देश को नक्सल मुक्त होने वाला है। हमारे सहयोगी जुल्फिकार इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जुल्फिकार, एक के बाद एक पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है कि बड़े ऑपरेशंस में सफलता मिली है सुरक्षा बलों के जवानों को। इस ऑपरेशन को लेकर अभी इस ग्राउंड पर क्या स्थिति है, जरा हमारे दर्शकों को बताइए।
बिल्कुल अंकित 2024 और 25 में अगर देखें तो लगातार एंटी नक्सल ऑपरेशन चले जिसमें बड़ी संख्या में माओवादी मारे गए। आज की अगर बात की जाए तो सुरक्षा बलों को ये सूचना मिली थी कि बड़ी संख्या में माओवादी बीजापुर और दंतेवाड़ा के जो सरहदी इलाका है गंगालूर थाना क्षेत्र में, वहाँ पर माओवादी मौजूद है। तो एंटी नक्सल ऑपरेशन के लिए बड़ी संख्या में सुरक्षा बल वहाँ पर गए और उस दौरान सुबह 7 बजे से लगातार रुक रुक कर मुठभेड़ हुई, दोनों तरफ से फायरिंग हुई, जिसमें एक डीआरजी का जवान शहीद भी हुआ। एक दुखद खबर है, लेकिन दूसरी तरफ सुखद ये है कि हमारे जवानों ने बड़ी ही साहस के साथ माओवादियों का मुकाबला किया और इसमें बड़ी सफलता हासिल की है। 18 माओवादियों के शव बरामद हुए हैं। इस तरीके से बस्तर के 2 अलग अलग जगहों पर जो इनकाउंटर हुए हैं उसमें कांकेर और नारायणपुर का जो सरहदी इलाका है उस इलाके में इनकाउंटर हुआ, जिसमें डीआरजी और एसटीएफ की जो संयुक्त अभियान था उसमें 4 माओवादियों के शव बरामद किए गए हैं। कुल टोटल 22 माओवादियों के शव बरामद हैं। इस ऑपरेशन से अंकित सीधे तौर से ये समझा जा सकता है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने जिस तरीके से लक्ष्य स्थापित किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जो दावा किया कि मार्च 2026 तक माओवाद छत्तीसगढ़ से ही नहीं पूरे देश से समाप्त हो जाएगा, उस कड़ी में लगातार एंटी नक्सल ऑपरेशन चल रहे हैं और बड़ी ही सफलता उन ऑपरेशन में मिल रही है। तो बस्तर का जो अंदरूनी इलाका उजमाड़ का इलाका था, जहां पे पहुंच विहीन इलाका था, सुरक्षा बल वहां अंदर जा नहीं पाते थे, अब उन इलाकों में कैंप खुल जाने की वजह से एंटी नक्सल ऑपरेशन लगातार चल रहे हैं और जिसका जो रिजल्ट है, जो परिणाम है वो बेहद ही सुखद है कि टारगेट की तरफ जा रहे हैं। मतलब साफ संदेश यहाँ पर है कि छत्तीसगढ़ सरकार की जो आत्मसमर्पण की नई नीति आई है उसका आत्मसात करें, सरेंडर कर दे माओवादी, या तो वो मरने के लिए तैयार रहें। वो उसी तारतम्य में अगर देखें तो ये लगातार एंटी नक्सल ऑपरेशन चल रहे हैं और जिसमें बड़ी सफलताएँ मिल रही हैं। जी अंकित, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए जुल्फिकार। इस पूरी खबर पर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नागपुर में जो हिंसा हुई उसके बाद अभी क्या हालात हैं। कर्फ्यू को लेकर एक नया आदेश आया है, जहां पर नंदनवन कपिल नगर थाना क्षेत्र से कर्फ्यू को हटा लिया गया है। लक्कड़गंज और 5 पावली, इमामबाड़ा, शांति नगर और शक्करदारा में जो कर्फ्यू है उसमें ढील दी गई है। दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक की ढील दी गई है। गणेशपेट थाना क्षेत्र के सभी इलाकों में कर्फ्यू जारी रहेगा। ये खबर इस वक्त आई है। पारस दामा हमारे सहयोगी नागपुर से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पारस, क्या हालात हैं इस वक्त? अगर बात करें नागपुर की, क्या स्थिति सामान्य है जिस तरीके से हिंसा की बात हो रही थी, और पुलिस का अभी क्या एक्शन हो रहा है? जी बिल्कुल, इस पूरे मामले में जब सोमवार को ये हिंसा हुई नागपुर में, उसके बाद पुलिस पूर्ण तरीके से इस मामले में लगातार कार्रवाई कर रही है। इस मामले में अब तक नागपुर पुलिस ने 10 एफआईआर फाइल की है और उन 10 एफआईआर में से 4 एफआईआर उन लोगों के खिलाफ फाइल की है जिन्होंने सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर अलग अलग वीडियोज़ बनाए, सोशल मीडिया पोस्ट किए, जिसकी वजह से ये जो हिंसा है वो भड़की। अब नागपुर की साइबर पुलिस और नागपुर पुलिस को ये भी शक है कि जो वीडियोस डॉक्टर किए गए थे, एडिट किए गए थे, इसी की वजह से लोगों के मन में डर पैदा हुआ और उस डर की वजह से ये पूरी हिंसा जो है वो हुई और इसमें बहुत नुकसान हुआ। ऐसे में अब लगातार लोगों की गिरफ्तारियां जारी हैं। 90 से ज़्यादा लोगों को नागपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं लगातार नागपुर पुलिस की साइबर सेल की जो यूनिट है वो लगातार काम कर रही है, लगातार सोशल मीडिया पोस्ट को वेरीफाई कर रही है। तकरीबन 50 लोगों के खिलाफ एफआईआर जो है वो साइबर पुलिस ने भी दर्ज की है। तो इस मामले में लगातार जो है वो नई चीज़ें सामने आ रही हैं। एक पोस्ट साइबर यूनिट को बांग्लादेश का भी मिला है, जहां पर सोशल मीडिया पोस्ट जो है वो एक व्यक्ति ने किया था। उसने अपने जो प्रोफाइल है उस पर कंट्री का नाम बांग्लादेश लिखा था और उसको भी वेरीफाई किया जा रहा है कि क्या इस पूरे मामले में कोई बांग्लादेशी कनेक्शन सामने आ रहा है, क्या पूरा मामला था। इसको लेकर पूर्ण सजग तरीके से जो नागपुर पुलिस है वो काम कर रही है। ऐसे में नागपुर में पिछले 2 दिन से कर्फ्यू लगा हुआ था। कुछ इलाकों से आज कर्फ्यू को पूर्ण तरीके से हटा लिया गया है। कुछ इलाकों में 2 से 4 बजे तक 2 घंटे की रियायत दी गई है। वहीं कुछ इलाके ऐसे हैं जो कि बेहद ज़्यादा संवेदनशील है। वो इलाका चिटनीस पार्क का इलाका, जहां से ये पूरा दंगा शुरू हुआ, वहां पर जो है अभी कोई रियायत नहीं दी गई है। जो नागपुर के पुलिस आयुक्त हैं इसके विषय में फिर से जल्द ही एक रिव्यू मीटिंग करेंगे और उसके बाद जो है वो अपना नया आदेश जारी करेंगे। मगर अभी के लिए नागपुर में शांति बनी हुई है। जो नागपुर पुलिस है वो लगातार कोशिश कर रही है कि इस मामले में जितने भी आरोपी हों उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाए।
बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। पारस इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नागपुर में हुई हिंसा के बाद अब नागपुर पुलिस एक्शन मोड में दिखाई पड़ रही है। भड़काऊ पोस्ट को लेकर पुलिस लगातार एक्शन ले रही है। विवादित पोस्ट के मामले में पुलिस ने अब तक 230 अकाउंट्स पर साइबर सेल जो डिपार्टमेंट है नागपुर पुलिस का, उसकी नज़र है। 4 एफआईआर में अब तक 50 लोग नामजद हुए हैं। 6 आरोपियों पर देशद्रोह का केस दर्ज किया गया है। बांग्लादेशी कनेक्शन की भी जांच हो रही है। हम लोगों ने कितने अकाउंट्स को लोकेट किया है इस पूरे मामले में, कितने जो अकाउंट्स है वो ट्रैक किए जा रहे हैं, जो एफआईआर है उसमें कितने आरोपी सामने आए हैं, कितने आरोपियों को और ढूंढना है, क्योंकि साइबर में जो जिस तरीके से हम ढूंढते हैं बहुत पेचीदा काम होता है। अब तक कितने लोग जो हैं वो हमें ट्रैक हो चुके हैं? अभी 230 प्रोफाइल्स हमने आइडेंटिफाई की है, जिससे रिलेटेड हमने माहिती जानकारी हमने जो थर्ड पार्टीज़ हैं, जो कंपनीज हैं, उनसे मांगी है। और इसमें 50 के अराउंड आरोपी हमने इसमें एफआईआर में किए हैं। जैसे जैसे हमारे पास में जानकारी आती जाएगी वो अकाउंट्स को भी हम लोग डिलीट करवा रहे हैं और उसकी हम लोग इन्फॉर्मेशन लेके उन पे हम लोग अरेस्ट करना और उनकी तपास करने की प्रक्रिया भी हम लोग चालू रखेंगे। और सर इसमें महत्वपूर्ण एक चेहरा सामने आया है इस पूरे दंगों में, वो है फ़हीम खान। फ़हीम खान नागपुर के एक लोकल पार्टी का लीडर है। आपने जो एफआईआर फाइल की है उसमें उसको आपने देशद्रोह भी बताया है, उसका मामला लगाया है। सर क्या पूरा मामला है वो बताएं, उसमें आपने देशद्रोह जो है इस पर क्यों लगाया है फ़हीम खान पर? देखिए, पहले तो जो प्रोटेस्ट हुआ था उसके वीडियो को डॉक्टर करके उसने स्प्रेड किया, जिसकी वजह से ये वायलेंस हुआ। दूसरी बात कि जब जो वायलेंस हुआ तो उस वीडियो को भी उसने ग्लोरीफाई करके स्प्रेड किया और इस तरीके सबवर्सिव एक्टिविटीज़ को उसने प्रमोट किया, इसलिए हमने ये कलम उस पर लगाया। सर फ़हीम खान के साथ और भी लोग हैं जिन पे देशद्रोह का मामला दर्ज किया गया है? अभी 6 और 6 एंड अदर्स ऐसे करके दाखिल किया है, लेकिन उसमें और भी काफ़ी लोग ऐड होने की संभावना है। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत के नए सिरे से जांच की मांग महाराष्ट्र की राजनीति को अब गरमा रही है। दिशा सालियान के पिता ने कल बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर करके आदित्य ठाकरे के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने और जांच सीबीआई को सौंपने की मांग की। इस मामले को लेकर आदित्य ठाकरे ने आज कहा कि उन्हें बदनाम करने की कोशिशें की जा रही। 1.5 साल हो गए एसआईटी फॉर्म होकर। देखिए, मैं तो लड़ते आया हूँ और अभी भी आप ही के लोगों में हूँ। लोगों से जो लोगों के काम है वो लेके जा रहा हूँ। मात्र यही है कि बदनामी की कोशिश चलती रहेगी। मेरी लड़ाई इस देश के लिए चलती रहेगी। आदित्य ठाकरे पर नीलेश राणे जो मंत्री हैं महाराष्ट्र में, उन्होंने आदित्य ठाकरे पर हमला बोला। उन्होंने कहा रात में पार्टियों में बिजी रहते हैं आदित्य ठाकरे। उनको डिफेम करने की जरूरत नहीं, वो आदमी बदनाम है, उसको कोई डिफेम करने की जरूरत नहीं है। वो रात भर नाइट लाइफ एंजॉय करने वाला आदमी है। तेरे को किसी ने लाइसेंस दिया नहीं है मर्डर करने का, रेप करने का। तू ठाकरे है तो कोई ऊपर से नहीं गिरा है। तुझे भी इस रूल को फॉलो करना पड़ेगा, रूल ऑफ लॉ को फॉलो करना पड़ेगा। तू कोई स्पेशल स्टेटस वाला आदमी नहीं है। और इसके लिए हमने अभी जो फादर खुद बाहर आए हैं दिशा सालियान के, हम यही बोल रहे थे 4 साल से कि ये आरोपी है, इसका हाथ है। और अभी उनके फादर को लगा कि नहीं सच्ची में ये है, तो उन्होंने एफिडेविट दी है। एनसीपी शरद पवार गुट के नेता रोहित पवार ने कहा कि इस पूरे मामले में आदित्य ठाकरे का कोई लेना देना नहीं। दिशा सालियान के पिताजी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है और काफ़ी गंभीर आरोप लगाए हैं आदित्य ठाकरे पर। वहीं सीबीआई जांच की मांग की है। नहीं, देखो, अभी सीबीआई की जांच अगर वो मांग रहे, कोर्ट में गए, तो हमारी अपेक्षा है कि कोर्ट के माध्यम से उनको न्याय मिलना चाहिए। लेकिन आदित्य ठाकरे का जो नाम लिया है कि उससे कुछ रेलेवेंस नहीं है और इस चीज़ से उनका कुछ नाता नहीं है, ऐसे हम सबको लगता है। हम आदित्य ठाकरे के साथ है। और दूसरी बात, बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी डेफिनेटली इसकी राजनीति करना चाहेगी, जस्ट बिकॉज अभी बिहार की इलेक्शन वापस आ रहे हैं। सुशांत सिंह की आत्महत्या जब हुई थी तब बिहार का इलेक्शन था। उस इलेक्शन में उनके सुशांत सिंह के फ़ोटो लगाए थे, लेकिन बिहार के इलेक्शन होने के बाद सुशांत सिंह को सब भूल गए। 3 साल बीजेपी के सरकारें एसआईटी फॉर्म की थी, उसमें से कुछ नहीं निकला। अभी बिहार का इलेक्शन 4 महीने बाद है, तब अगर ये विषय आप ले रहे हो तो फिर डेफिनेटली इसमें पॉलिटिक्स से बम्बई का इलेक्शन और बिहार का इलेक्शन सामने रखते हुए काफ़ी स्टेट एजेंसियों ने जांच की थी, लेकिन कहीं ना कहीं उनके पिताजी ये भी आरोप लगा रहे हैं कि दबाव था उनके ऊपर, इसके लिए वो कोर्ट नहीं जा पाए थे। नहीं, देखो, उस टाइम दबाव होगा ऐसे अगर आप कह रहे हो तो ठीक है। 3 साल तो दबाव नहीं था, बीजेपी का सरकार था, एसआईटी फॉर्म थी। 3 साल में कुछ क्यों नहीं हुआ? तो इसलिए उस टाइम क्या हुआ
तो 3 साल में अगर आपको ऐसा लगा कि वहाँ पे दबाव नहीं था तो आप न्याय दे सकते थे या न्याय मांग सकते थे। अनफॉर्चुनेटली लेकिन फिर भी दिशा सैलियन के फादर के बारे में हमको कुछ नहीं बोलना, वो कोर्ट में गए हैं, कोर्ट जो निकाल देगा वो निकाल देगा। कांग्रेस नेता असलम शेख ने कहा कि इस केस की अलग अलग एजेंसियों से जांच के बाद कुछ भी हासिल अभी तक नहीं हुआ है। इस वक्त वो न्यायालय में गए, न्यायालय में जाने का अधिकार उनको है, लेकिन आज ये घटना घट के इतने दिन गुजर गए। इतने दिन में कई एजेंसियों ने जो है हमारे स्टेट गवर्नमेंट की, पुलिस ने उसमें जो है इन्वेस्टिगेशन की, क्राइम ब्रांच ने उसमें इन्वेस्टिगेशन की, सीआईडी ने उनमें इन्वेस्टिगेशन की, अलग अलग एजेंसियों ने इन्वेस्टिगेशन की और उस इन्वेस्टिगेशन में कुछ आया नहीं है। अब वापस एक बार इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं तो उसके ऊपर कोर्ट निर्णय लेगी। सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की मांग कर रहा है, वही कह रहे हैं उन पर दबाव था तभी, इसके लिए वो कोर्ट नहीं जा पाए। नहीं, अब ये सरकार को भी आके 2.5 साल से ऊपर हो गया, उनके रहते भी इन्वेस्टिगेशन हुई, पुलिस तो वही है, इन्वेस्टिगेशन हर एजेंसियों ने अलग अलग तरीके से जो इसमें मालूमात लिए। अब उसमें और नया क्या, बेसिकली क्या है, महाराष्ट्र के इस बजट में सरकार को देने के लिए कुछ भी नहीं है महाराष्ट्र के अंदर। तो आप देख सकते हैं कि एक के बाद एक इस तरीके से बयान आते हैं, एक के बाद इस तरीके के हादसे होते हैं। औरंगजेब का मामला लिया, फिर दिशा का मामला लेंगे, फिर और दंगे हो गए उसके मामले। इस तरीके के माहौल करके जो अपने वादे थे वो पूरा नहीं कर पाए, उसको कहीं ना कहीं लोगों के ध्यानों से निकालने का काम करेंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक फैसले को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से दखल की मांग की जा रही है। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नाबालिग से जुड़े एक केस में अपने फैसले में जो बातें कही उसको लेकर कई सारे वरिष्ठ वकील अपनी बात रख रहे हैं। एक बच्ची के निजी अंगों को पकड़ना, उसके पैजामे का नाड़ा तोड़ना और भागने से पहले उसे पुलिया के नीचे खींचने की कोशिश करना बलात्कार या बलात्कार का प्रयास का अपराध नहीं है। इसको लेकर अब काफ़ी सारा इसके ऊपर चर्चा हो रही है कि किस तरीके का ये जजमेंट दे दिया गया है। हाईकोर्ट ने 2 आरोपियों के खिलाफ आरोपों में बदलाव कर दिया है। हाईकोर्ट ने रेप की धारा 376 को बदलकर छेड़छाड़ की धारा, जो हल्की फुल्की धारा है यानी कि 354B, उसको लगा दिया है। साथ ही पॉक्सो की धारा 18 को भी हल्की धारा 9/10 में बदल दिया गया है। अब इसको लेकर कई वकील मांग कर रहे हैं कि इससे एक गलत नज़ीर पेश होती है और कोर्ट ने अहम तथ्यों को बिल्कुल इसमें नज़रअंदाज किया है। हमारे सहयोगी आशीष भार्गव ने इस पूरे मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के वकील सविता देवी से बातचीत की, आपको सुनवाते हैं। एक महिला होने के नाते और एक वकील होने के नाते आप इस फैसले को कैसे देखती हैं? देखिए, जो इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला है वो सभी वुमेन्स के खिलाफ है और जैसे कि पोस्को जैसे एक्ट को सरकार ने ध्यान में रखते हुए इसीलिए स्पेशल एक्ट बनाया है, वरना तो ये आईपीसी से बीएनएस से भी कवर हो जाता है। इसीलिए अलग से बच्चों के लिए अलग से कानून बनाया गया है ताकि बच्चे आने वाले टाइम पे क्राइम से बच चुके और हमारी 0% टॉलरेशन की जो पॉलिसी है उसके ऊपर सरकार ने काम किया है। लेकिन जो इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला है उसने ये बोलकर कि ये क्योंकि 376 यानी कि रेप की धारा में नहीं आता है, वो एज एन एडवोकेट मैं ये समझती हूँ कि ये गलत फैसला है। इसको सुप्रीम कोर्ट को सुओ मोटो लेना चाहिए क्योंकि इस तरीके के इशू जो है वो कई बार सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो लिए हैं, क्योंकि जहाँ तक सुरक्षा की, एक वुमेन्स ही नहीं बल्कि यहाँ पे एक बच्ची की सुरक्षा की बात है। एक बच्ची नहीं बल्कि ऐसे फैसलों से जो है वो हमारी न्यायपालिका में हम गुहार लगाने की बजाय फिर हम अपने आप को कमज़ोर समझते हैं। इस तरीके के मैटर रिपोर्ट होने लगे हैं क्योंकि न्यायपालिका साथ में एक सजा का प्रावधान है। इस वजह से हमारे जो है ये इस तरीके के जो ये आज का मैं समझती हूँ फैसला है ये सही नहीं है इलाहाबाद हाई कोर्ट का। और जहाँ तक बात है कि ये 376 की डेफिनेशन में आता है क्योंकि उससे पहले जो स्वतंत्र कुमार और ज्ञानसुधा मिश्रा का रिपोर्टेड जजमेंट है जिसमें ये बोला गया है कि रेप के लिए पेनिट्रेशन का होना ज़रूरी नहीं है।
एक बच्चे को खींच कर लेके जाना, उसके नाजुक अंगों को छूना और उसको वहाँ तक उस कैटेगरी तक उसके साथ करना भी 375 की डेफिनेशन में आता है और उसको 376 में ट्रीट होना चाहिए। और ऊपर से पोस्को में उसके लिए अलग से जो सख्त कानून था, क्योंकि जब वो सख्त कानून में 375 की डेफिनेशन में आता तभी वो पोस्को के सेक्शन में जाता, तब उसको जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा मिलती। अगर इस तरीके की फाइंडिंग इसी स्टेज पर, अभी तो ट्रायल शुरू भी नहीं हुआ है, इसी स्टेज पर अगर ऐसी फाइंडिंग आ जाती हैं तो ये आने वाले टाइम के लिए मुझे लगता है कि ये एक, क्योंकि अपेक्स कोर्ट है तो एक उदाहरण बन जाता है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को इस बारे में सोचना चाहिए, सुओ मोटो लेना चाहिए और हम इसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर जस्टिस सतीश चंद्रा जुड़ रहे हैं, फॉर्मर जज हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। सबसे पहले मैं आपसे यही पूछना चाहता हूं, आप इस पूरे मामले को किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों की चिंता ये है कि क्योंकि हाई कोर्ट का फैसला है, कहीं और जगह पे इस फैसले को लोग कोर्ट करेंगे। कम से कम अटेम्प्ट टू रेप का जो मामला था उसको वाटर डाउन करना कितना जस्टिफाइड है? देखिए त्यागी जी, इसके पूरे मैंने केस को पढ़ा है ब्रीफली, जो उनका सुप्रीम हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है। उससे पहले मैं बता दूं थोड़ा सा इसकी बैकग्राउंड क्या थी। 173(1)A जो हमारा अमेंडमेंट है सीआरपीसी के अंदर, वो ये कहता है कि पुलिस ऑफिसर को रेप केसेस के अंदर 3 मंथ्स के अंदर अपनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करनी है जी। तो पुलिस के ऊपर तो प्रेशर रहता ही है, और सबसे इजी वे ये है कि वो रेप का चार्ज लगा देते हैं और अब क्लोज कर देते हैं कि ये तो हो गया उसके अंदर। अच्छा, दूसरा ये है कि जहां आप ये बर्डन जो है कि वो इनोसेंट है नहीं है, वो तो खैर एक्यूज पर लाई करेगा 114(A) के अंदर, एविडेंस एक्ट के अंदर जो है। अब आते हैं हम रेप के ऊपर। रेप जो है वो 375 आईपीसी के अंदर डिफाइन किया गया है और 376 के अंदर उसका पनिशमेंट डिफाइन किया गया है। और रेप के अगर आप देखेंगे तो इसकी डेफिनेशन के अंदर ही बताया गया है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स विद ए प्रोसिक्यूट्रेक्स, और उसके अंदर सर्कमस्टांसेस क्या है, रेप एक्सेप्ट, मेरे सामने ही रखा है, सेक्सुअल इंटरकोर्स विद ए वुमेन अंडर द सर्कमस्टांसेस फॉलिंग अगेंस्ट हर विल, अगेंस्ट हर कंसेंट, ये सब छोड़ दिया 6 के 6। वी कमिंग ऑन द 6th पॉइंट, विद और विदाउट हर कंसेंट व्हेन शी इज अंडर द 16 ईयर्स ऑफ एज। इंस्टेंट केस के अंदर, इस केस के अंदर बच्ची 11 साल की है, 16 से नीचे आता है तो क्लॉज 6 के अंदर उसके ऊपर आता है, उसमें कंसेंट का कोई मतलब ही नहीं रहता। अब देखिएगा कि आप जो इसका एक्सप्लेनेशन आप पढ़ेंगे 375 का, तो उसके अंदर बहुत ही क्लियर किया, पेनिट्रेशन इज सफिशिएंट टू कॉन्स्टिट्यूट द सेक्सुअल इंटरकोर्स नेसेसरी टू द ऑफेंस ऑफ रेप, मीनिंग thereby penetration is essential part of the offense। अगर पेनिट्रेशन है, अब जो सुधा जी का केस था बताया, जिसे अभी मैडम ने बताया था, उस केस के था पेनिट्रेशन मे बी बाय पेनिस और बाय फिंगर और फिंगरिंग व्हाटएवर मे बी, बट पेनिट्रेशन इज सफिशिएंट। इन द इंस्टेंट केस अगर आप देखें तो उस लड़की को उन्होंने जो है उसके जो भी अंग है या जो भी उनको छुआ है और ट्राई किया है और अटेम्प्ट किया है उसको सेक्सुअल ऑफेंस करने के लिए, बट पेनिट्रेशन इज टोटली एब्सेंट। और इसी बेस के ऊपर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उसको कहा है कि इसमें सही से धाराएं लगाई जाएं और सही से काम किया जाए इसके अंदर। तो मैं ये समझना चाहता हूं कि एक तो ये आपने बताया कि रेप का जो चार्ज है वो नहीं बनता है, 375-76 इस पर नहीं बनता है, लेकिन क्या अटेम्प्ट टू रेप की जो बात हो रही है उसके क्या प्रावधान है और क्या उनको वाटर डाउन करना ठीक है? मैं अगर ये समझने की कोशिश करें आपको जी, उसके अंदर जो सेक्शन 18 था पॉस्को एक्ट जिसके जिक्र किया था अभी आपने, उसके अंदर क्या है कि पनिशमेंट प्रेस्क्राइब किया है, कमिटिंग ऑफेंस, जब ऑफेंस कमिट हो गया उसके लिए प्रेस्क्राइब किया है। अब मदन लाल जो है वर्सेस जम्मू कश्मीर स्टेट का है 1997 सुप्रीम कोर्ट, उसमें उन्होंने बहुत क्लियरली कहा था अटेम्प्ट टू कमिट रेप एंड रेप बोथ आर डिफरेंट ऑफेंसेस, डिस्टिंग्विश ऑफेंसेस है, इनको अलग अलग किया जाएगा, ये नहीं कि एक साथ किया जाए। अब आता है कि इस केस में बनता क्या है, अटेम्प्ट टू, तो असॉल्ट विद द इंटेंशन टू आउटरेज द मॉडेस्टी ऑफ द फीमेल 354 उसके अंदर बनता है। 354B असॉल्ट और यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स विदाउट इंटेंट टू डिसरॉब, उसका जो नाड़ा तोड़ना है, जो भी आप बता रहे हैं उसको डिसरॉब करने का प्रयास करना है या खींचना है, जो भी है उसके अंदर 354B बनता है, असॉल्ट ऑन यूज ऑफ द क्रिमिनल फोर्स बाय यूजिंग द क्रिमिनल फोर्स, घसीट के ले जाना पुलिया के नीचे, उसके नीचे है। 9/10 पॉस्को एक्ट जो है वो भी उसके अंदर कहते हैं एग्रेटेड सेक्सुअल असॉल्ट,
जो है एग्रीगेटेड प्रोटेक्शन असल्ट है, और इसके अंदर तो क्लियर कट कहा गया है जो आपका प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट है जी, क्योंकि हमारे आईपीसी के अंदर बच्चों के लिए कोई अलग से नहीं है सेक्शन, तो इसलिए पोस्को एक्ट बनाया गया है। लेकिन प्रोविजन का और इंटेंशन जो है, इंग्रेडिएंट जो है और जो एसेंशियल एलिमेंट्स है वो सेम ही है रेप के। तो इसके अंदर जो है हाई कोर्ट ने इसकी डेफिनेशन के ऊपर, पेनिट्रेशन के ऊपर, कि नो पेनिट्रेशन, उसी के ऊपर कहा है कि भाई ये रेप का केस नहीं बनता आपका। ठीक है, और सीधा सीधा प्रोविजन है सेक्स के अंदर, एक्सप्लेनेशन के अंदर 375 का एक्सप्लेनेशन दिया गया है जी। तो इसमें रेप का चार्ज नहीं बनता, अटेम्प्ट टू रेप के बारे में जो आपने, तो क्या जो धाराएं कोर्ट इस ऑर्डर में दी गई हैं वो सफिशिएंट धाराएं हैं? उनमें कितना आरोपी के ऊपर कितनी सजा हो सकती है सर? देखिए 354 के अंदर तो उसको जो है पनिशमेंट है, मैं देख के बता सकता हूँ, शायद 7 साल की है इसमें मैक्सिमम अटेम्प्ट में, बट आई एम नॉट श्योर, मुझे देखना पड़ेगा उसके लिए कितने साल की सजा है। और 354 के अंदर अलग है। इन एडिशन टू इट पुलिस इज फ्री टू ऐड एनी अदर सेक्शन, कॉन्स्पिरेसी का है या जो भी लगाना है उनको वो सेक्शन लगा सकते हैं। लेकिन जो आज आपका डिस्कशन है उसके अंदर 375 का जो एक्सप्लेनेशन है पेनिट्रेशन वाला, उसी के ऊपर उनका जजमेंट आया है। सर बहुत बहुत शुक्रिया, ये पूरी जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए। क्लैरिटी इससे और थोड़ी हो जाती है कि क्या सोचकर ये पूरा जजमेंट दिया गया है, लेकिन इसके ऊपर अभी विवाद जरूर हो रहा है, तो देखना होगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस पर अपनी कोई राय रखता है, इस मैटर को देखता है या नहीं देखता है। ये एक बड़ा ये कम से कम लगातार हम इसके ऊपर नज़र रखे रहेंगे। चलिए अब बात करते हैं एनडीटीवी की उत्तर प्रदेश कॉन्क्लेव की। सीधे आपके लिए चलते हैं एनडीटीवी के उत्तर प्रदेश कॉन्क्लेव में। पैसा पहुंचना चाहिए, अच्छा सा कमाई होनी चाहिए। उसकी कमाई जिस दिन होगी तो देर नहीं लगेगी पूरे हिंदुस्तान में कि उत्तर प्रदेश सप्लाई करने में, माल सप्लाई करने में कोई दिक्कत है। आज यहाँ पे प्रोडक्शन के लिए लाइन लेंथ सब कुछ बन चुकी है, सबके पास, इंडस्ट्री के पास में है। बस केवल है कि डिमांड अगर अच्छी सी निकल आएगी और पब्लिक के बीच में पैसा आ जाएगा तो ज़रूर डिमांड निकलेगी और बहुत अच्छी निकलेगी, और तुरंत 1 ट्रिलियन होने में कोई टाइम नहीं लगेगा होने में, बस केवल डिमांड की ज़रूरत है इसमें। सर हम तो देश का सबसे बड़े राज्य हैं, पॉपुलेशन के लिहाज से बात करें 25 करोड़, यानी सबसे बड़ा देश का बाज़ार है, और कई देशों से ज़्यादा जनसंख्या हमारे उत्तर प्रदेश में है। चीप लेबर्स की बात कर लें, अगर आपने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, पीछे तस्वीरों में हम फ्लाईओवर्स दिखा रहे हैं, सड़कें दिखा रहे हैं, मेट्रो दिखा रहे हैं, एयरपोर्ट दिखा रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स दिखा रहे हैं, मेडिकल कॉलेजेस बना रहे हैं, कॉलेजेस बना रहे हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स बना रहे हैं, तो इस पर काम तो हो रहा है। आप बात कर रहे हैं प्रति व्यक्ति आय की, कि अगर प्रति व्यक्ति आय बढ़ जाए, उसके लिए सरकार ने कई सारी योजनाएं भी चलाई। आपको लगता है कि आय पहले के कंपैरिजन में बढ़ी है, लोगों के शौक बढ़े हैं, लोगों का खर्च करने का जो टेंडेंसी है वो बढ़ा है, अगर आप चूँकि बिजनेस के लिहाज से मैं बात करूँ तो? नहीं, आय तो पहले से बढ़ी, मगर जिस हिसाब से खर्चे बढ़े हैं, लोगों के आमदनी के चाहते हैं कि अपना विकास करने में, उनको अपना सुख सुविधाओं को लेने में बढ़े, उस हिसाब से आमदनी नहीं बढ़ी है जो आपका सर्विस सेक्टर में। रही बात इसमें कि ये आपका लेबर की तो यहाँ आजकल शॉर्टेज है लेबर की, बाकी तो इंजीनियर तो बहुत हैं, भरा पड़ा हुआ है, चाहे उसमें ले लीजिए आप, मगर यहाँ पे ज़रूरत है लेबर नहीं है। लेबर के पास वो घर पे बैठा हुआ है, उसको आमदनी मिल रही है, उसको खाना पीना मिल रहा है, तो वो शहर में आके कम जो है जिस हिसाब से डिमांड, यही तो बात उल्टी हो गई कि घर बैठा है तो आमदनी होगी कहाँ से? हाँ, बस यही तो, ये समस्या है, उसकी ज़रूरतें केवल जो है वो आप कुछ देखिए, डिमांड सिर्फ आप इन 25 करोड़ जनता का ना सोचे, ये हमारे लिए बाहर के स्टेट्स में डिमांड वहाँ पे पहुँचाना पड़ेगा। सिर्फ अगर हम कंजम्पशन इकोनॉमी को बेस बना के 1 ट्रिलियन की बात सोचेंगे तो शायद बहुत तकलीफ होगी। आपको कंजम्पशन इकोनॉमी के साथ साथ बाहर के प्रदेशों को भी भेजना पड़ेगा। इसीलिए मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर और सप्लाई चेन जो है, लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन, आज के डेट में लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन एक बहुत बड़ा जीडीपी को कंट्रीब्यूट करता है, तो वही एक रास्ता है जो आपको 1 ट्रिलियन को भी क्रॉस कराएगा। देखिए, इनकम बड़ा है हमारे पास, स्टूडेंट्स का एनरोलमेंट तो जिसको कहते हैं कि संभाले नहीं संभल रहा है। हम 20,000 क्रॉस कर गए, हमें रोकना पड़ता है कि हम और एडमिशन नहीं लेंगे। तो पेरेंट्स जो पहले लोअर मिडिल क्लास पेरेंट्स पहले एडुकेट नहीं करना चाहते थे बच्चों को,
तो वो आज करना चाह रहे हैं। तो अब कहीं ना कहीं से पैसे तो आ रहे हैं, कुछ तो गवर्नमेंट सपोर्ट करता है, बैंक सपोर्ट करती है, और पेरेंट्स में भी एक जागरूकता बढ़ी है कि अगर पढ़ाई होगी तो आगे का भविष्य भी उज्जवल होगा। तो डिमांड तो है, मैं जिसे कहूँगा मार्केटिंग की भाषा में लेटेंट डिमांड है, उसमें थोड़ा सा कुछ हमें पजल को ठीक करना पड़ेगा। डिमांड है, लेटेंट डिमांड है। जी आप भी कुछ। जी ऐसा है कि मैं हॉस्पिटल्स के बारे में कुछ अभी पहले भी थोड़ी देर पहले आपसे जब बात हो रही थी कि कोई कंट्रोल नहीं है, कुछ समझ में नहीं आता है कि हम किस तरीके से अच्छा इलाज पा जाएं और उसके साथ एक फाइनेंशियल रेगुलेशन भी हो। तो हमारे हेल्थ इंडस्ट्री में एक NABH एग्रीडेशन क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया चलाता है, जिसमें हम हॉस्पिटल्स की कैटेगराइजेशन करते हैं। तो अभी तक वो सिर्फ खाली अकेले NABH एग्रीडेटेड करते थे या नॉन एग्रीड होते थे। अब उन्होंने प्लानिंग कर ली है कि हम उसमें ग्रेडिंग भी करेंगे कि ये A क्लास हॉस्पिटल है, ये B क्लास हॉस्पिटल है, C क्लास हॉस्पिटल है, जैसे होटल्स में आप देखते हैं। तो उसके साथ ही साथ मेरी ये अपेक्षा है कि सरकार को इसमें थोड़ा सा प्रोएक्टिव होकर के और रेट्स भी फिक्स करने चाहिए। हर चीज़ तय हो गई, आपने इंस्पेक्शन करके तय कर दिया ये अस्पताल A क्लास का है या B क्लास का है, C क्लास के, उसके सब रेट्स, डॉक्टर के रेट्स, ऑपरेशंस के रेट, बेड्स के रेट सब अगर तय हो जाएं तो जो एक्सप्लॉयटेशन वाली समस्या है, जैसे आयुष्मान योजना में सरकार ने एक रेट तय कर रखे हैं, लेकिन अभी उसमें कैटेगराइजेशन नहीं है कि ये बड़े शहर में छोटे, उसमें ज़्यादातर रेट्स थोड़ा सा रेशनल है, उतने रेशनल नहीं है। लेकिन एक चीज़ और साथ में चाहिए कि ये रेट तय हो जाए, साथ में हेल्थ सेक्टर में अगर गवर्नमेंट थोड़ा सा भी उसको सपोर्ट कर दे इन टर्म्स ऑफ हेल्प ओनली, कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ खाली उस रेगुलेशंस में सपोर्ट कर दे। मैं पूरी दुनिया में जाता हूँ, अमेरिका में भी इलाज कराता हूँ और बाकी देशों में भी जाता हूँ, दुबई में और दूसरे जो डेवलप स्टेट्स हैं, सब जगह पर इलाज बहुत महंगा है। अभी जैसे आपने मुझे बताया थोड़ी देर पहले कि 3.5 लाख मेरे खर्च हुए डिलीवरी के केस में, मेरी डॉटर का जो भी बिहार विधान परिषद में आज भी हंगामा रहा। नीतीश कुमार और राबड़ी देवी आज फिर आमने सामने आए। विधानसभा के वेल में पहुंचकर विपक्ष ने सरकार के खिलाफ हंगामा किया। हाल के आपराधिक घटनाओं के मुद्दे पर विपक्ष और सत्ता पक्ष में तीखी बहस हुई। आप सुन लीजिए, बैठिए और अपना चीज जान लीजिए। जब इनके पति की सरकार आई तो बाद में इन्हीं को बता दिया, बेटा अरे बैठो ना, काहे ला बोल रहे हो। आज तक कभी किसी को कुछ किया था? अरे आज तक एक काम किया था? चौधरी कितना ज्यादा झगड़ा होता रहता था हिंदू मुस्लिम का, और लोग कितना बचाते रहते थे, कोई काम किया था? ये सब काम हम लोगों ने किया है, इसलिए सब बोलने का कोई मतलब नहीं है। और अब ये हो रहा 19 साल से सारा काम हो रहा है, तो आप लोग तो ऐसे ही बोल रहे हैं, यहाँ बोल करके चाहते हैं पब्लिसिटी होने का, तो ये सब जानता है लोग, तो बता दिया है। अरे आज तक कोई काम आप लोग नहीं किए हैं, आराम से बैठिए, ये सब चीज होगा। छोड़ा न तोरा कुछ मालूम है। अरे आप क्या थे? अरे कौची के लिए मुख्यमंत्री बने? आपके पति का सस्पेंशन हुआ तब बन गए, कौन चीज है? अरे घर में के आदमी का ना हो रहा है, कोई मतलब है सबका? नहीं देता, विपक्ष मानिए नहीं रहा सरकार के विपक्ष है। तो बिहार के जनता के सवाल नहीं उठाए तो किस जो घटना होता है घटना पर चर्चा करेंगे, बोलेंगे। मुख्यमंत्री ने बोले कि आपका पति हमें क्या आप किए हैं? तो सब काम हम लोग के लिए, सब काम हम किए हैं। कोई को जिला बनाए हैं, मुख्यमंत्री बताए, कोई को ब्लॉक बनाए हैं, कोई को प्रखंड बनाए हैं, कोई को फैक्ट्री लाए। रेल मंत्री थे, काहे न लाए फैक्ट्री? लालू प्रसाद 3-3 4-4 को फैक्ट्री देने का काम किए। आज वही देश है दुनिया में चक्का या डब्बा बन के जाता है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राज्य मार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने टोल टैक्स को लेकर एक बड़ी ऐलान किया है।
उन्होंने कहा है राज्यसभा में कल कहा कि सरकार टोल टैक्स को लेकर नई नीति लेकर आएगी। इसमें लोगों को कई छूट मिलेगी। हालांकि उन्होंने कहा कि सरकार सड़कों को बनाने में बहुत पैसा खर्च कर रही है, इसलिए टोल टैक्स देना भी ज़रूरी है। गडकरी ने कहा कि अगर लोगों को अच्छी सड़क चाहिए तो इसके लिए भुगतान भी करना होगा। गडकरी ने बताया कि इस सत्र के पूरा होने के बाद नई टोल नीति की घोषणा की जाएगी। हालांकि काफ़ी पहले एनडीटीवी से बातचीत में परिवहन मंत्री ने इस बात के संकेत ज़रूर दिए थे। सोशल मीडिया उस पर कई तरह के मीम चलते हैं, तो वित्त मंत्री जी के बारे में भी चलते थे और आपके बारे में भी, क्योंकि टोल को लेकर चलता है। तो लोग कह रहे हैं कि चलो इनकम टैक्स में तो रिलीफ मिल गया, अब टोल में भी रिलीफ मिल जाए तो गंगा नहाए। जल्दी मिल जाएगा। अच्छा, कैसे? हमारा अध्ययन पूरा हो गया है और हम जल्दी ऐसी स्कीम लाएंगे कि सब लोगों को टोल से एक प्रकार से उनकी तकलीफें खत्म हो जाएगी। तो टोल खत्म हो जाएगा या कम हो जाएगा या वो टोल तो नहीं अभी देना? मैं कुछ बताऊंगा नहीं आपको, पर मैं जल्दी ही ये स्कीम जाहिर करके हम इसको ख़त्म करेंगे।